जोहार हजारीबाग। मैं फैज़ अनवर, आप देख रहे हैं जोहार हजारीबाग। अभी मेरे साथ हजारीबाग विनोबा भावे के प्रोफेसर हैं, तनवीर यूनुस कहते हैं इनको। और अभी अभी इन्हें नेशनल अवार्ड रिसर्च के लिए दिया गया है। कहाँ से ये मिला इनको अवार्ड, क्यों मिला, और क्या रिसर्च कर रहे हैं, क्या पढ़ाते हैं, ये सारी चीज़ें आज जानेंगे हम लोग। सबसे पहले यूनिस जी, बहुत बहुत बधाई आपको इस अवार्ड के लिए। शुक्रिया। आज के दौर में टीचर और जो स्टूडेंट्स का है रिलेशन, वो कैसा है वो तो हम लोग देख ही रहे हैं। और इस दौर में जब इस तरह का अवार्ड मिलता है तो इसका क्या इम्पोर्टेंस होता है? जी, इसका इम्पोर्टेंस ये है कि हमारी जो जो वर्किंग स्टाइल है या पढ़ाने के जो तरीके हैं, जो हम लोग मेथोलॉजी यूज़ कर रहे हैं, उसमें चाहते हैं कि स्टूडेंट को हर एंगल से सेटिस्फाइड करें। तो सेटिस्फाइड जब होंगे स्टूडेंट, तो हम डिफरेंट स्किल्स का यूज़ करते हैं। तो स्किल्स जब यूज़ करते हैं तो स्टूडेंट हमारे सेटिस्फाइड हो जाते हैं, और उनको एक डिसिप्लिन वे में हम पेडागोजिकल अप्रोच का यूज़ करते हैं। स्पेशली हम लोग टीचर एजुकेशन वाले जो बीएड एमएड फील्ड के लोग हैं, उनका फोकस होता है कि पेडागोजिकल अप्रोच कैसे आए। क्योंकि फाउंडे और बाकी जो जनरल सब्जेक्ट वाले लोग हैं या और कॉमन जो यूज़ करते हैं टीचर, वो फाउंडेशन को ज़्यादा फोकस करते हैं। हम लोग फाउंडेशन के थ्रू जो है एक बेस तैयार करते हैं, यानी सैद्धांतिक पहलू को बच्चे किस तरह से अपने अंदर उतार सकें। तो पहले जब एक कल्चर था, हम लोग अक्सर सुनते आते हैं कि पहले टीचर्स का, डॉक्टर्स का महत्व समाज में बहुत ज़्यादा था। जी लोग टीचर्स को जब उस रास्ते से गुजरते थे तो साइड से हट जाते थे, इतना रिस्पेक्ट था। जी जी गुरुकुल की परंपरा थी। लेकिन अब चेंज हो गया है, थोड़ा गुरुकुल हो गया है। क्या ऐसा जो चेंजेस आया समाज में, ये क्या है? इसके पीछे रीज़न हुआ कि जो हमारे यहाँ जो ब्रिटिशर्स का जब यहाँ पे हुकूमत हुई ब्रिटिशर्स की, तो जो हमारे लॉर्ड मैकाले के थ्रू जो इंग्लिश एजुकेशन की पॉलिसी आई, उसमें हम लोग एंग्लो ओरिएंटल के चक्कर में पड़े, जिसमें एक कुछ हमारी जो देसी भाषाएं थी, है ना, देसी भाषाएं थी, तो उसके में हम लोग अरबिक, पर्शियन, संस्कृत, हिंदी, यानी और लोकल लैंग्वेजेस जो भारत की है, मराठी, कन्नड़, साउथ इंडिया से लेके नॉर्थ इंडिया तक। जैसे मैं अभी छत्तीसगढ़ गया या मध्य प्रदेश गया, तो हिंदीआइज हैं, लेकिन उनका जो बोलने का जो एक लय है, एक तरीका है, थोड़ा सा डिफरेंट लगता है। तो उसी डिफरेंशिएट को हम लोग कॉमन प्लेटफॉर्म पर ला करके बच्चों को किस तरह से तैयार करें कि वो हमारे जो स्पेशली जो नॉर्थ इंडिया में, वो हमारा ईस्टर्न इंडिया का पार्ट है, बिहार, झारखंड, तो इसमें जो हिंदी भाषी अधिक से अधिक पढ़ने वाले हैं। कुछ तो बच्चे आजकल डीएवी स्कूल या सेंट जेवियर में पढ़ाई करके कुछ तो इंग्लिश के थ्रू आगे बढ़ते हैं, लेकिन स्पेशली जो सोशल साइंस का पार्ट है, वो लोग रट जाते हैं। अच्छा। और रटने के कारण, रोट लर्निंग के कारण, उनका सोशली जो ग्रोथ नहीं हो पाता। और सोशली जब ग्रोथ नहीं होगा तो बस वो इकोनॉमी की तरफ भागेंगे, उनका मोरल एजुकेशन जो है नीचे की तरफ जाएगा। इसलिए जी, टीचिंग लाइन में मैं बोल रहा था कि अवार्ड्स के बारे में, रिसर्च में मिलना आज के दौर में तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं कि रिसर्च धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं और विनोबा भावे यूनिवर्सिटी में भी कम होते जा रहे हैं। और जब ये सरकार आई थी तब एक बार पता चला था कि उन्होंने कहा था कि 2 ही साल में पीएचडी कंप्लीट करके खत्म कीजिए, काहे इतना लंबा खींचते हैं। तो आपको क्या लगता है, आप इतने रिसर्च पेपर जो लिख पाए, ये कैसे पॉसिबल हो पाया? ये देखिए, इसके लिए पूरी तन्मयता चाहिए, एक कंटिन्यूअस स्टडी, डिफरेंट किताबों से, रिसर्च पेपर से। बहुत सारे हमारे पास थेसिस कंटिन्यूअस आते रहते हैं डिफरेंट यूनिवर्सिटी के, उसके हम उसको इवेल्युएट करते हैं, तो उससे कुछ न कुछ चीज़ें स्पेसिफिक रूप से निकालते हैं। और सोसाइटी में जो आमतौर से, जैसे कि अब स्कूल एजुकेशन पे ही जाते हैं, तो मिड डे मील एक तरह से एक मुद्दा बना हुआ है। तो मुद्दा बना हुआ है, तो शैक्षिक रूप से सरकार का उद्देश्य था उसके थ्रू बच्चों की संख्या बढ़ाना, उसका नामांकन बढ़ाना, लेकिन कुछ प्रशासनिक स्तर से वो कुछ
डाइवर्ट हो गया। जिसके बाद सर्व शिक्षा अभियान चला, उसको अब समग्र शिक्षा अभियान के थ्रू हम लोग देख रहे हैं। तो जो अचीवमेंट होना चाहिए वो अचीवमेंट उस लेवल पे हम लोग नहीं जा पा रहे हैं। जैसे आमतौर से हम लोग क्या कहते हैं कि बीएड एमएड के स्टूडेंट बड़े कमज़ोर हैं। तो मैं कहता हूँ चाहे हिस्ट्री के प्रोफेसर हों, फिजिक्स के हों, केमिस्ट्री के हों या इंग्लिश हिंदी उर्दू के प्रोफेसर हों, कि बेस आप लोग बनाते हैं। चूँकि इंटरमीडिएट फिर ग्रेजुएशन जो कि 3 इयर्स का कोर्स चल रहा था, इस साल से हमारे विश्वविद्यालय में 4 इयर्स का कोर्स हो गया। तो इन 4 सालों में आप अगर सही से अगर उनको तैयार करें तो बीएड एमएड उनके लिए सिर्फ एक स्किल डेवलपमेंट का एजेंसी का काम करेगा, साधन होगा। मेन पार्ट तो वो ग्रेजुएशन और मास्टर्स जो करके आ रहे हैं 4 इयर्स जो आप पढ़ाते हैं उसमें बच्चे हमारे इतने एक्सपर्ट हो जाएंगे कि मैक्सिमम इसी पर हमारे फर्स्ट जो प्राइम मिनिस्टर हैं जवाहरलाल नेहरू जी, उन्होंने कहा था, जो कि डिफरेंट बोकारो में जब मैं था तो डिफरेंट चौराहे पर लगा हुआ है कि अगर भारतवर्ष में विज्ञान की पढ़ाई हिंदी माध्यम से होने लगे तो हमारे देश का एक एक बच्चा वैज्ञानिक बन के निकलेगा और वो रियल वैज्ञानिक होगा। तो हमारे बच्चों के अंदर जो है एक जिज्ञासा है या एक अवेयरनेस हाई लेवल का है, लेकिन उनको दिशा नहीं मिल पा रही है, एक डायरेक्शन नहीं मिल पा रहा, जिसकी वजह से वो डिफरेंट मतलब इसमें पड़ जा रहे हैं। और जैसे कि हमारे शहर के बच्चे डिफरेंट किसी न किसी गैंग के चक्कर में पड़ गए, किसी ड्रग वाले के चक्कर में पड़ गए, सिगरेट पीने वाले के चक्कर में पड़ गए, तो वो उनको वहाँ पे बैलेंस उनका बिगाड़ने का काम कर रहा है। तो ये इन लोगों को जो मोटिवेट करना है, इसमें हम लोग सबसे बड़ी चीज ध्यान देते हैं। तो हो गया मतलब मिडिल स्कूल और हाई स्कूल की बात कर रहे हैं। मैं बात कर रहा हूँ जहाँ पे आप रिसर्च कर रहे हैं वहाँ की। तो मेरा जो रिसर्च है, हमारे पेपर जो आपने लिखा है, कितना लिखा है और वो किन टॉपिक्स पे लिखा है? हाँ, तो हमारे मैक्सिमम रिसर्च पेपर स्कूल एजुकेशन से रिलेटेड है। क्योंकि स्कूल में जो जितनी एक्टिविटीज हो रही है +2 तक, उसको हाईलाइट करते हैं। जैसे अभी एट प्रेजेंट इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी आईसीटी के थ्रू डिफरेंट तरह की का एजुकेशन दिया जा रहा है। तो हम लोग कहते हैं कि जब इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में लोग आए तो उन लोगों ने आईटी रखा, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, लेकिन जैसे एजुकेशन में इनकी एंट्री लिए तो आईसीटी हो गया, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। तो हमारा काम है कि टीचर के साथ साथ स्टूडेंट भी एक्टिव रहे, वो पैसिव ना हो। तो जैसे ये जो 42 आप बता रहे हैं कि पेपर रिसर्च लिखा है इंटरनेशनल और नेशनल में, कितना टाइम लगता है एक रिसर्च पेपर में, और कैसे उसके लिए आप लिटरेचर रिव्यू कितना करते हैं, कितना पढ़ना पड़ता है? कम से कम हम एक पेपर लिखने के लिए कम से कम 10 पेपर का सपोर्ट लेते हैं मिनिमम, ज्यादा भी। हाँ, पढ़ना पड़ता है, तब उससे हम निकालते हैं कि किस दिशा में हम काम करें जो मेरे सोसाइटी के लिए बेनिफिशियल रहे। तो जैसे शुरुआती दौर में कैसे आपका रुझान आया कि हाँ रिसर्च पेपर लिखना चाहिए? पहली बार तो कहीं ना कहीं सोचे होंगे ना कि हाँ टीचिंग लाइन में जाना है तो हमें कहाँ तक जाना है और किस एरिया में जाना है? हाँ, ये जैसे हमने शुरुआत में जो एमएड करने के बाद पटना यूनिवर्सिटी से मैंने एमएड किया। तो एमएड करने के बाद मुझे फुलबाड़ी पटना में एक इस्लामिया टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज में पढ़ाने का मौका मिला। तो मैं फर्स्ट क्लास में गया, तो पहले जाने से पहले बहुत ज़्यादा एक तरह का नर्वसनेस था, लेकिन उसके बाद लगा कि ये जो सारे हमारे स्टूडेंट हैं धीरे धीरे इनको हम सोसाइटी के सामने कहीं ना कहीं रिसर्च ओरिएंटेड बनाने के लिए इस पर डिफरेंट एंगल से सोचें। जिसमें फिलोसफिकल अप्रोच, दूसरा साइकोलॉजिकल अप्रोच और सोशलॉजिकल अप्रोच, इन तीनों अप्रोच को जब रखते हैं तब मेरे सामने एक लगता है कि सोसाइटी में हम कुछ बिल्डअप कर पा रहे हैं। इसलिए हमारे अभी एट प्रेजेंट हमारे एमएड के या बीएड के विद्यार्थी झारखंड सरकार के मंत्री भी अमर कुमार बौरी रह चुके, जो कि हमारे डायरेक्ट विद्यार्थी थे। हमारे 1-2 आईएएस आईपीएस भी बने हैं, गुजरात कैडर में है, एक महाराष्ट्र कैडर में है, एक सुधीर शर्मा है, एक अनिल कुमार है। तो ये सब जो हैं वो साथ में बात करते हुए लगा कि वो लोग उन्होंने कैसे मोटिवेट करने के लिए, कभी कभी वो लोग अभी भी मिल जाते हैं जब मैं अपने
होम डिस्ट्रिक्ट बेगूसराय जाता हूँ तो वो लोग मिल जाते हैं तो बताते हैं कि कैसे बच्चों को मोटिवेट करना। तो बेसिक रूप से हम जो महात्मा गांधी का भी, चूँकि हम लोग 2 अक्टूबर में गांधी जयंती पे बहुत सारा एजुकेशन से रिलेटेड वर्क किए हैं, तो उनका जो फार्मूला आया 3H का, जो पहला जो है, सबसे पहले आपको हार्ट, हैंड और हेड, ये तीनों का कॉम्बिनेशन जो हम लोग मिलाते हैं, जिसको हम लोग कॉग्निटिव, अफेक्टिव और साइकोमोटर, तो तीनों एंगल से जब जोड़ते हैं ना, तो मेरे ख्याल से कोई विद्यार्थी बिना हमसे मोटिवेट हुए या हमारे से अच्छा वो रिएक्शन देने में बिल्कुल तैयार हो जाएगा, क्योंकि हम उसको एक बेस दे रहे हैं। इसलिए हमारे अभी एट प्रेजेंट एमएड के कई स्टूडेंट हैं, अब स्पेशली जो लोग रेगुलर हैं, वो पूरी तरह से हम लोगों को एक नई चीज़ों को, जैसे उनको हम कहते हैं कि नेट की तैयारी कीजिए, जीआरएफ की तैयारी कीजिए, तो वो लोग जो करते हैं तो हर एंगल से फोकस करते हैं रिसर्च मेथोलॉजी पर। अच्छा, तो ये बताइए, जैसे रिसर्च तो बहुत कम हो ही रहा है, जो चेंज देखा आपने, जैसे 2005 से आप यहाँ कॉलेज में ज्वाइन किया, उसके बाद अब एमएड में आप बन गए हेड, तो एज अ स्टार्ट किया असिस्टेंट से, फिर एसोसिएट बने और फिर प्रोफेसर बन गए, तो उसमें क्या चेंजेस आया? सिर्फ पद में चेंज आया कि आपका जो ओवरऑल एनरिचमेंट था, जो पढ़ाई का, ये पढ़ाने का जो तरीका था, वो भी कुछ शिफ्ट किया है कि वो वैसे ही रहा लेकिन लोग बदल? हमारा पढ़ाने का तरीका बिल्कुल बदल गया। हाँ। पहले हम सिर्फ सोचते थे कि बच्चों को मैं कुछ बता दे रहा हूँ, हाँ, एक जनरल पर्सपेक्टिव में, उसको फिर धीरे जब एसोसिएट में आए तो लगा कि नहीं, टेक्निकल पर्सपेक्टिव में और प्रोफेशनल पर्सपेक्टिव में बताना। तो टेक्निकल और जब प्रोफेशनल हुए तो अब लगा कि नहीं, नेशन बिल्डअप के लिए हमारे स्टूडेंट मैक्सिमम तैयार हों, तो इसके लिए रिसर्च ओरिएंटेड बनाना है। उसी के तहत हमारे बहुत सारे स्टूडेंट जो रिसर्च मेथोलॉजी के डिफरेंट जो डिज़ाइन है, डिफरेंट स्ट्रेटजी है या डिफरेंट काइंड्स है, उन सारी चीज़ों को अगर अच्छी तरह समझ जाते हैं तो हमको हाईलाइट करने में या उनको तैयार करने में बहुत इजी हो जाता है। बिल्कुल। तो जैसे इस तरह का जो अवार्ड है, ये कृष्णा बसंती रिसर्च लिटरेचर, ये अवार्ड कितने लोगों को मिलता है? झारखंड में कितने लोगों को मिला है और कहाँ से मिला है? झारखंड में पहला फर्स्ट मुझे मिला है। अच्छा, यहाँ मध्य प्रदेश गवर्नमेंट का ये है तरफ से, ये फर्स्ट मेरे नॉलेज में फर्स्ट है। अगर कोई हो तो मेरी जानकारी में नहीं है, लेकिन मैं इस फील्ड में अकेला हूँ। और इनके एक जर्नल रिसर्च के निकलते हैं, उसका मैं एक मेंबर भी हूँ, पीयर रिव्यूड का। और उसमें इन डिफरेंट तरह के, जैसे अभी 2 आर्टिकल आए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पे, तो उस आर्टिकल में लगा कि जो स्कीम तो बनती है एक से एक यूनिक स्कीम है, लेकिन उसको हम धरातल पर उस स्कीम को पूरी तरह से समाज में जो मतलब कई अवेयरनेस की कमी की वजह से हम लोग उसको नहीं ला पाते हैं, एप्लीकेशन नहीं ला पा रहे हैं। लेकिन हमारा प्रयास है कि उस एंगल से अगर हम करें तो, चूंकि हमारे टीचर एजुकेशन फील्ड में मैक्सिमम गर्ल्स आती हैं, अच्छा, तो गर्ल्स की संख्या अधिक होती है, चूंकि टीचिंग प्रोफेशन जो है महिलाएं अधिक पसंद करती हैं। तो ये बताइए, जैसे पहले के स्टूडेंट्स में अगर हम ले लें 2010 से पहले के स्टूडेंट्स ले लें और 2010 के बाद के स्टूडेंट्स ले लें, 10-10 साल का एक डिकेड लेते हैं, तो क्या बदलाव आया है स्टूडेंट्स के मानसिकता पे? क्योंकि अब सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा प्रेजेंस हो गया है, गूगल आ गया है, इंटरनेट से इन्फॉर्मेशन मिल जाता है सारा कुछ, तो कितने लोग टीचर्स पे डिपेंडेंट होते हैं, टीचर की जानकारी पे डिपेंड होते हैं, रिसर्च ओरिएंटेड बन रहे हैं क्या? जी, हम लोग देखिए, मेरा जो अपना ये है एक्सपीरियंस, उसके तहत हम स्टूडेंट को 3-4 पार्ट में बांटते हैं। अपने आप ने मतलब 50 का यूनिट है हमारे यहाँ एमएड का, तो और 4 इयर्स में 100 का यूनिट है, 50-50 है। 50 साइंस के बच्चे आएंगे, 50 आर्ट्स कॉमर्स के आएंगे। तो उसको हम लोग डिवाइड करते हैं कि एक स्टूडेंट जो है वेरी वेरी सीरियस स्टूडेंट, उसको हम अपने माइंड में सेट कर लिए, एक सीरियस, ठीक है, और तीसरा जो नॉर्मल है, तो ये एक वेरी सीरियस, वेरी वेरी सीरियस, एक सीरियस, एक नॉर्मल और एक नॉटी,
एक नॉटी। तो नॉटी को जो हम लोग डिफरेंट बिहेवियर का यूज करके उसको हमने कई पर्सनली केस स्टडी करके कई बच्चों को ऐसा तैयार किया कि मैक्सिमम उसमें पीजीटी टीजीटी तो आराम से झारखंड गवर्नमेंट के बन चुके हैं। और 8% हिंदी स्कूल, जिला स्कूल, रांची के डिफरेंट स्कूल में हमारे स्टूडेंट डायरेक्ट, मैं तो बहुत को पहचान नहीं पाता हूँ, लेकिन कहीं जाने के बाद लगता है सर आप आए हैं। तो ये हमको सबसे ज़्यादा खुशी हुई कि प्लस पीजीटी के टीचर और टीजीटी के टीचर हमारे पूरे झारखंड में मतलब फैले हुए हैं। स्पेशली यहाँ के जो एमएड के विद्यार्थी हैं वो 90% ने गवर्नमेंट जॉब ले लिया है। अच्छा। ये सबसे बड़ा अचीवमेंट हमारे लिए है, जो कि अदर डिपार्टमेंट में गवर्नमेंट जॉब लेने में कठिनाई है। तो ये जो टीचर्स यहाँ पढ़ के जाते हैं स्टूडेंट्स, वो क्या प्राइवेट में भी तो जाते होंगे? हाँ, प्राइवेट में जाते हैं, लेकिन प्राइवेट में कुछ दिन पढ़ा है, उसका मैक्सिमम गवर्नमेंट बस अपॉर्चुनिटी मिलने पर वही होता है कि जैसे कि हमारे स्टूडेंट शांति निकेतन में भी प्रोफेसर हैं, बीएचयू में भी पहुंच गए, अलीगढ़ में भी पहुंच गए, जामिया में भी पहुंच चुके हैं, पटना यूनिवर्सिटी में पहुंच चुके, यानी डिफरेंट जगह वो पहुंच चुके हैं। अब जैसे कि अभी फॉर एग्जाम्पल किसी ने एमएड लास्ट ईयर किया तो अभी गौतम बुद्धा में चला गया पढ़ाने, देव कॉलेज में पढ़ा गया, नहीं चला गया, विंध्यावासिनी में चला गया। लेकिन साल 2 साल 4 साल के बाद 90% स्टूडेंट हमारे गवर्नमेंट जॉब में चले जाते हैं। मतलब यहाँ से जो लोग एमएड या बीएड करते हैं कहीं ना कहीं उनको नौकरी लग जाती है मैक्सिमम। चूंकि झारखंड जो रेशियो हमारा है वो हाँ जो नहीं, अदर यूनिवर्सिटी के कंपैरिजन में हमारे जो डिपार्टमेंट के विद्यार्थी हैं वो कहने 90+ ही होंगे परसेंट। 2-4-10 ही गवर्नमेंट जॉब नहीं ले पाए होंगे अभी तक, मैक्सिमम लोग ले चुके हैं और ले रहे हैं, और उस रेस में लोग आगे बढ़ रहे हैं। और ये बताइए आप कितना टाइम देते हैं अभी भी पढ़ाई को लेकर, कितना पढ़ते हैं लोगों को पढ़ाने के लिए? क्योंकि क्वेश्चन तो बहुत सारे हैं स्टूडेंट्स के मन में, तो क्या सारे सवालों का जवाब दे पाते हैं आप, या उसको सोचते हैं, कैसे करते हैं? अच्छा, ये मेरा है कि मेरा इसे एक बना हुआ है एवरेज कि 2 से 3 घंटे का क्लास, यानी 3 पीरियड या 2 पीरियड तो पर डे लेना है। हाँ। अपना जो क्लास रूटीन में हमारा है, मैं अपना मैक्सिमम क्लास सभी जूनियर टीचर के साथ रखा हुआ हूँ। ऐसा नहीं कि मैंने अपना क्लास कम रखा है सबका। प्लस जो लोग लीव पे गए, मैक्सिमम कोशिश हमारी रहती है कि मैं उनका क्लास अगर खाली हूँ तो इंगेज करूँ। तो इसलिए मुझे 3 घंटा लमसम एक दिन में क्लास वर्किंग डे में लेना पड़ता है। तो उसमें हम 8 घंटे पढ़ाई करते हैं सुबह, और फिर रात में मेरी थोड़ी देर तक पढ़ाई चलती है, और थोड़ा डिफरेंट चीज़ से हम रेफरेंस लेते हैं। अच्छा। जैसे एक हम बहुत मोटिवेटेड हैं, एक हिंदी मीडियम से आईएएस की कोचिंग करवाते हैं विकास दिव्या कीर्ति। अच्छा। तो उनकी बहुत सारी चीज़ों को हम लेते हैं, प्लस डिफरेंट जैसे साइकोलॉजी के जो प्रोफेसर डिफरेंट जगह हैं, और फिलॉसफी के जैसे बिहार यूनिवर्सिटी मुजफ्फरपुर में है, बीएन मंडल मधेपुरा में, उन लोग से थोड़ा थोड़ा हम डिस्कस एक बनाए हुए हैं। आज इनसे बीएन मंडल वाले से डिस्कस करेंगे, कल बिहार यूनिवर्सिटी वाले से करेंगे, फिर उसके बाद मिथिला यूनिवर्सिटी वाले से करेंगे। इस तरह से बिहार की मैक्सिमम यूनिवर्सिटी के साइकोलॉजी और फिलॉसफी, और तीसरा हिस्ट्री, ये हम रखते हैं और जानकारी लेते हैं। और साइंस का, चूँकि हमारा बैकग्राउंड सोशल साइंस का है, तो साइंस के कुछ विद्यार्थी हमारे बहुत अच्छे निकले हैं, फिजिक्स के, मैथ के, केमिस्ट्री के और बायो के भी हैं, जूलॉजी बॉटनी। तो उनसे हम बेसिक चीज़ साइंस का अपने जानने की कोशिश, चूँकि साइंस में हमारा बहुत हाई नहीं है, इसलिए उनसे हम बेसिक जानकारी लेकर के उसको यूटिलाइज करते हैं क्लास में, डिफरेंट एंगल से बताते हैं कि देखिए साइंस का भी हम लोग, जैसे एजुकेशनल साइकोलॉजी इज द साइंस ऑफ साइकोलॉजी, तो हम बीएड एमएड में एजुकेशनल साइकोलॉजी पढ़ते हैं, नॉट साइकोलॉजी। जैसे हमारे सादिक रज़ाक साहब यहाँ पे हैं साइकोलॉजी के, तो वो प्योर साइकोलॉजी पढ़ाएंगे, और हम लोग अप्लाइड पढ़ाएंगे। अच्छा। यानी स्पेसिफिक, जैसे मैथ में एडवांस मैथ, तो हम स्पेसिफिकेशन करते हैं कि लर्निंग टीचिंग को कैसे फोकस किया जाए। तो लर्निंग टीचिंग जो फोकस होता है, तो वो लगता है कि हमारा क्वेश्चन जा रहा है, उससे पहले आंसर वो देने को तैयार हो गया, हमारा स्टूडेंट इतना रेडी हो गया कि उसको समझ में आ गया कि सर आपकी तो एक एक एक्टिविटी हमको, क्योंकि 2014 तक
बीएड एमएड 1 साल का होता था। अच्छा। 2015 से एनसीटी ने 2 इयर्स कर दिया। तो 2 इयर्स के जो विद्यार्थी जब आने लगे तो 1 साल उनको समझने में लगता है हमको, या टीचरों को, जो भी फैकल्टी मेंबरों को। लेकिन कॉलेज में 15 दिन के लिए पढ़ाने भेजे, गवर्नमेंट टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज में, तो वो लोग कहते हैं कि जो हमारे टीचर जो ट्रेडिशनल हैं या रेगुलर टीचर हैं, ये लोग जो आते हैं तो डिफरेंट मेथोलॉजी का, टेक्निक का यूज करते हैं ना, तो लगता है कि एफर्ट भी लगाते हैं। हाँ, क्योंकि ट्रेनिंग है तो ट्रेनिंग में एफर्ट तो ज्यादा लगना ही है। वो तो हम लोग को पता है, चूंकि अच्छा से अच्छा करना है। अच्छा पढ़ाते होंगे, सब सोचते होंगे कि यहाँ का टीचर अच्छा हाँ, तो ये थोड़ी सी विडम्बना हो जाती है। तो एक चीज और रह गया, मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो कोर्स स्टडी है, कोर्स स्टडी के अलावा क्या एमएड या बीएड में एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज इम्पोर्टेंट रोल रखता है? क्योंकि वही टीचर जब बच्चों को ले पढ़ाने जाते हैं तो बच्चे कहीं ना कहीं उनको सिखाने की कोशिश करते हैं एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज से, तो उसमें क्या फोकस रहता है? जी, जैसे को करिकुलर एक्टिविटीज क्या है, आपके कैंपस में इन करने से लेके क्लास में इन करने तक, आपके ऑफिस में जाने, नॉन टीचिंग्स के साथ आपका बिहेवियर, लाइब्रेरियन के साथ आपका बिहेवियर, उन सारे बिहेवियरों को को करिकुलर एक्टिविटीज़ में हम लोग मोरल वैल्यूज़ के तहत बताते हैं। और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी जैसे कि आप एक्सकर्शन में ले गए या डिफरेंट जगह की विशेषता बतलाए। हम लोग कई बैच में आगरा भी गए, शिमला भी गए, धर्मशाला भी गए, डिफरेंट जगह गए, और छोटा मोटा एजुकेशनल टूर ऐसे होता है। हाँ, एक्सकर्शन टाइप का। और राजगीर, बोध गया, ये सब तो कॉमन, पारसनाथ तो चलता रहता है। तो इससे उनको रूबरू कराते हैं कि ये चीज जो आप सामने देख लिए, इसके थ्रू जो बच्चों के सामने आप स्कूल में जाने के बाद डिजाइन बनाइएगा तो वो लगेगा कि बड़ा यूनिक है। बड़ा एक सवाल आया था, मैं एक जगह एग्जाम ले रहा था तो एक 9th के बच्चों का सवाल आया कि भारत, वो ज्योग्राफी पढ़ा रहे थे, तो मैं चूंकि एग्जामिनेशन ले रहा था तो वो उन्होंने मैप जो भारत का टांगा, तो नॉर्थ और साउथ, हमारे साउथ में केरल, तमिलनाडु ये सब है, नॉर्थ में जम्मू कश्मीर और राजस्थान है। तो बड़ा अच्छा एक बच्चे ने सवाल किया खड़े होके कि सर इस मैप को पलट दें तो क्या ये तमिलनाडु ऊपर हो जाएगा और राजस्थान, जम्मू कश्मीर नीचे हो जाएगा? तो वो थोड़ी देर के लिए नर्वस हो गया, चूंकि नेचुरल है, वो एग्जाम दे रहा था। तो बड़ा, उसके बाद हमने कहा कि देखिए बाबू, ये चीजें डिजाइन के रूप में, प्रतिरूप के रूप में तुम्हारे सामने है ना, ओरिजिनल चीजों को हम पलट नहीं सकते, क्योंकि वो नेचुरल है। नेचुरल चीजों को हम नहीं पलट सकते, ये नक्शा पलट दोगे, लेकिन राजस्थान जहाँ पे वहीं रहेगा, तमिलनाडु जहाँ पे वहीं पे रहेगा। तो बड़ा उसको लगा कि स्टूडेंट कहा कि हम तो नर्वस हो गए कि क्या सवाल कर दिया। तो इस तरह के सवाल बहुत आते हैं। जैसे कि हम लोग ईगो में पड़ जाते हैं, एक बहुत हम लोग स्पेसिफिक बताते हैं, ईड, ईगो और सुपर ईगो। तो अब ईड और सुपर ईगो, ये दोनों चीज तो बड़ा आता है, लेकिन बीच में खींचता है ईगो। तो अब हमारा जैसा इन्वायरमेंट बनेगा, कुछ तो हेरिडिटी का रोल होगा ही, आनुवांशिकता का जो रोल होता है वो आपका अगर मजबूत है, डिफरेंट है, यानी आप एजुकेशनल इन्वायरमेंट में रहे हुए हैं, तो वो जल्दी खींचने में सफल नहीं होता। लेकिन थोड़ा कमज़ोर है, ग्रामीण परिवेश है, कुछ लोग जो हैं वहाँ पे ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, तो हम उन लोगों की चीज़ों को बहुत जल्दी कैच कर लेते हैं। तो नतीजा क्या होता है कि मेरा जो इन्वायरमेंट अगर नहीं मिला तो हेरिडिटी हावी हो जाता है वहाँ पे, और वो उसको ब्रेक लगा देता है। उस ब्रेक को लगाने में हम इन्वायरमेंट क्रिएट करते हैं। तो इसीलिए हम लोग कहते हैं कि ग्रीनरी, तो ग्रीनरी शब्द बोले तो एक मन में बैठ गया हरियाली, अब वो एक इमेज बन गया। तो वो इमेज बनाना है असल सोसाइटी में, तो वो इमेज अगर तैयार, तो एथिक्स तैयार करना है हमको। पेड़ लगाना उद्देश्य नहीं है कि पेड़ को बचाना उद्देश्य, लगाने के बाद मैंने गिनती कैसे, जैसे लोग सांप को मार दिए, हमारे डिफरेंट लोग आते हैं कहते हैं सांप, तो हम तो पहचानते नहीं, हम तो जान रहे हैं कि काट लेगा मर जाएंगे, इसलिए मार देते। तो वो अवेयरनेस सोसाइटी में
अगर जितना पॉसिबल हो लाने की हम लोग डिफरेंट सिलेबस के करिकुलम के माध्यम से करें। और जहाँ तक कि हमारा जो 1 ईयर से 2 ईयर का जो सिलेबस करिकुलम तैयार हो रहा था, उस समय हमारे वाइस चांसलर डॉक्टर गुरदीप सिंह सर थे। तो उस पूरे भारतवर्ष में सिर्फ एनसीटी ने क्या किया था कि पेपर का नाम दे दिया और कुछ यूनिट भी डिवाइड किया, लेकिन उसने कहा कि 20 to 30% आप अपने स्टेट की नीड के हिसाब से तैयार करें। तो एजुकेशन फैकल्टी में अभी इंडिया में जामा मिलिया, अलीगढ़, बीएचयू, ये 3 चौथा शांति निकेतन, ये थोड़ा आगे है। इन लोगों ने भी 1 से 2 ईयर का कोर्स सिलेबस तैयार नहीं किया था। लेकिन सर ने कहा कि नहीं, 15 से 20 दिन में आपको हमको बना के देना। आपने दे दिया। तो हमने 2 आदमी का सहयोग लिया। एक SSLNT में है विनोती मैडम, और एक राजकुमार नायक बोकाट। ये 14-15 की बात है। तो उन तीनों आदमी मिल करके हम लोगों ने जिस करिकुलम को, जिस सिलेबस को तैयार किया, आज के टिल द डेट वही चल रहा है। और उसी को विनोद बिहारी महतो भी फॉलो कर रहे हैं। हाँ, सिद्धू कानू मुर्मू भी, दुमका वाले भी फॉलो कर रहे हैं। और डिफरेंट यूनिवर्सिटी वाले हमारे मैक्सिमम सिलेबस को कवर कर रहे हैं। हालांकि इसकी नीड हो गई कि उसमें कुछ चेंजेस लाया जाए, क्योंकि हाँ, क्योंकि हर 5 साल पे 4 साल पे संशोधन होना चाहिए। क्योंकि पहले CBCE आया, अब आ गया कि हमारा 4 इयर्स का स्कीम आ गया, इंटीग्रेटेड प्रोग्राम आ गया। इसलिए देखिए बीएड, लॉ सब में इंटीग्रेटेड प्रोग्राम चल रहा है। तो उसके तहत हम लोग इसमें आगे, मेरी इच्छा है कि हम प्रशासन के साथ मिल करके इस फील्ड PhD का वाइवा लेने के लिए मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, अब बिहार तो जाते ही रहते हैं रेगुलर। तो बहुत सारी चीज़ें वहाँ के माहौल से, वहाँ के इन्वायरमेंट से सीख के आते हैं। तो उसका यूज़ जो है हम अपने झारखंड में भी करें। उस कल्चर को, जहाँ की जो अच्छी चीज़ें हैं उसको एडॉप्ट करके हम उसको आगे, जितना हम आगे बढ़ा सकें, इंक्रीज कर सकें, ये मेरा प्रयास रहेगा। तो इसी आशा के साथ हम काम कर रहे हैं। और बस इन्वायरमेंट का, सोसाइटी का, कैंपस का, विश्वविद्यालय प्रशासन का सहयोग मिला तो और भी अच्छा करने की कोशिश हम करेंगे। और बिल्कुल यूनिक रिसर्च पेपर हमारा डिफरेंट इसमें आएगा, जो कि आपको देखने को मिलेगा। चूँकि हैदराबाद के एक मैगजीन में मेरा एक पेपर आया, वो मैं तो जवाब, कई लोग नए लोगों ने मुझे फ़ोन किया। तो फिर हमने कहा कि नहीं, मैं और भी लिखूंगा। तो ये मेरा टारगेट है आगे से ज़्यादा काम करना। और जैसा कि आपने कहा कि आपने एक डिज़ाइन ही कर दिया सिलेबस, और बहुत कम टाइम में, जो बाकी यूनिवर्सिटीज़ में भी अप्लाई हो रहा है, तो एक बहुत बड़ी बात है। सिलेबस डिज़ाइन करना बहुत टफ होता है किसी कोर्स का, क्योंकि बहुत चीज़ें उसमें पढ़ने पड़ती है। पहले क्या लाना है, क्या नहीं लाना है, आगे कैसे जाएगा, क्या एग्ज़ाम होगा, ये सारी चीज़ें उसमें आती है। और सबसे बड़ी बात है कि नेशनल अवार्ड से नवाजा गया है तनवीर जी को, और विनोबा भावे के प्रोफेसर हैं, एमएड में हैं, और अभी HOD हैं यहाँ के। और इस अवार्ड के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत कम लोगों को हमने देखा है जिनको टीचर्स में एक्सीलेंस अवार्ड मिला है। इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं, और इसी तरह से आप पढ़ाते रहिए, और आपके स्टूडेंट से ही मिलेंगे हम। हाँ बिल्कुल, मैं अपने कुछ जो मैं स्पेशली क्या करता हूँ, पर सेशन या पर बैच 2-4-5 पर केस स्टडी करता हूँ स्पेशली। उस केस स्टडी वाले से मैं मिलवाऊंगा जिस पर केस स्टडी करता हूँ, तो आपको यूनिकनेस मिल जाएगा, डिफरेंट तरह के यूनिकनेस मिलेंगे उस स्टूडेंट में। उनकी बातों से एक लगेगा कि कुछ न कुछ प्रेरणा सोसाइटी को मिल रही है। 1-2 और एपिसोड हम लोग करना पड़ेगा, जो ऐसे केस स्टडी स्टूडेंट से मिलना पड़ेगा। लगता है कुछ भारी चेंज आया है। तो हम लोग बात कर रहे थे आज अवार्ड विनिंग प्रोफेसर से। रिसर्च में अवार्ड मिला है, 42 रिसर्च पेपर हैं इनके नेशनल और इंटरनेशनल में, और अभी एमएड में विनोबा भावे में HOD हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं फैज़ अनवर, जोहार हजारीबाग। धन्यवाद। ठीक, धन्यवाद सर आपकी पूरी टीम का कि आपने मुझे इस सम्मान से गौरवान्वित किया, और हम आपके आभारी रहेंगे कि आपने इतना समय दिया। और हम इसको, इसलिए मेरा करने का उद्देश्य यही रहा कि हमारा जो छोटा नागपुर का जो एरिया है, जो उत्तरी छोटा नागपुर है, जो कि स्पेशली
वंचित समाज के लोग बहुत अधिक संख्या में, तो उनके अंदर एक अवेयरनेस क्रिएट कैसे किया जाए, इसका प्रयास मेरा अंतिम तक, रिटायरमेंट तक रहेगा। इस आशा के साथ हम आपके साथ कदम से कदम मिलाकर चलेंगे। धन्यवाद। थैंक यू।